Big hello to all the dear students. आई होप आप लोगों की सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशंस बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी एंड अभी जो है आज अपन आरटीपी को डिस्कस करने वाले हैं। आरटीपी के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल हो गया है। एंड नाउ आज जो अपन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो नॉर्मली बच्चों को परेशान करता है। बोलो कौन सा? आई एम श्योर जब भी मैं बोलता हूँ ना कि बच्चों को परेशान करने वाला चैप्टर, तो नॉर्मली दो चैप्टर होते हैं जो बच्चों को ट्रबल करता है। फर्स्ट इज एनपीओ, सेकंड इज इन्वेंटरी, है ना? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन से दो चैप्टर भारी लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। कौन से दो चैप्टर आपके लिए प्लस लेवल के हैं? आज अपन जो करने जा रहे हैं वो आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज इन्वेंटरी जो अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पीपल, ये है आपका आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। अच्छा, ये क्वेश्चन को रीड करने से पहले कुछ प्रियम्बल याद कर ले, कुछ डिस्कस कर ले जो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था। एक बार उसको अच्छे से समझ लेते, याद कर लेते, देयर आफ्टर वी जस्ट सी टू द क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो अभी अपन को देखना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यस पीपल, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी। अच्छा, इन्वेंटरी में बेटा जी, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की डिफरेंट टेक्निक्स थी। परपेचुअल इन्वेंटरी, पीरियोडिक इन्वेंटरी। अच्छा, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली मेंटेन होता है। एक अकाउंटेंट हमने हायर किया हुआ है। बड़ी कंपनीज की बात हो रही है जहाँ पे एक अकाउंटेंट है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इन्वेंट्री का एंट्री होता है। परचेज किया हमने, एंट्री किया, सेल्स किया एंट्री किया। बट अगर अपन बात करें छोटे बिजनेसेस, मे बी हॉकर, मे बी कोई किराना शॉप, जहाँ पे बहुत डिटेल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन नहीं होते, एक अकाउंटिंग का कोई बहुत मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा है। उनके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि भाई स्टार्टिंग में आ मंथ ની બિગિનિંગ માં મારી પાસે આટલો સ્ટોક હતો, ડ્યુરિંગ ધ મંથ મેં આટલો સ્ટોક પરચેસ કર્યો અને 31st માર્ચના મારી પાસે આટલો સ્ટોક છે. સો બેલેન્સિંગ ફિગર ઇઝ સપોઝ ટુ બી સોલ્ડ આઉટ. दैट इज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। वहां पे डिटेल्ड अकाउंटिंग नहीं होती है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पे उसके जैसा ही एक क्वेश्चन है। हमको फिजिकल स्टॉक लेना होता है गाइस, आई होप आपको मालूम है दैट्स रूल कंपलसरी है। कंपनीज को, हर एक लिस्टेड कंपनीज को उसकी बैलेंस शीट में जो फिजिकल स्टॉक दिखाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट वेरीफाई दैट, है ना? फिजिकल स्टॉक को वेरीफाई करना कंपलसरी है। आप भी जब भी आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, आपके जो सीए होंगे आपको बिल्कुल भेजेंगे टू वेरीफाई कि फिजिकली जो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है उसको फिजिकली वेरीफाई करके आओ। तो आप भी ये काम करने वाले हो और यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हमको क्वेश्चन है। हमको क्या करना होता है, 31st मार्च का स्टॉक चाहिए होता है। कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए होता है? 31st मार्च का। अभी एक बेचारा सीए, बेचारा एक सीए कितनी जगह पे पहुंचेगा 31st मार्च को फिजिकली वेरीफाई करने को? एक जगह, दो जगह, मैक्सिमम तीन चार पांच जगह, और तो क्या। एंड उसका स्टाफ भी यही काम करेगा। तो भी मे बी कुछ इंस्टीट्यूशंस को वो 31st को अटेम्प्ट कर पाएगा, कुछ इंस्टीट्यूशन को मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, और कुछ इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ऑलरेडी लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। बट सो 31st मार्च में वेरीफाई करोगे तो 25th मार्च है फॉर एग्जाम्पल वेरीफाई कर ही ली तो केवी चाल है। वेल, 25 मार्च तक का तो वेरीफाई हो गया है। उसके बाद उसको खाली ऑडिट करना है 25th मार्च के बाद के परचेसेस एंड सेल्स का। या तो वाइस वर्सा, अगर मेरे पास 10th अप्रैल का स्टॉक मैंने वेरीफाई किया हुआ है, तो मुझे बस वेरीफाई करना है 31st मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो भी परचेसेस, सेल्स या तो अदर ट्रांजेक्शन हुए, सिर्फ उन्हीं को वेरीफाई करना पड़ता है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। एंड विद दैट हमारे पास क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कैसे इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं। अगर मान लो मेरे पास स्टॉक है, हमारे पास स्टॉक अगर अवेलेबल है एज ऑन, लेट अस से फॉर एग्जांपल 7th अप्रैल। मेरे पास कौन सी डेट का स्टॉक है? 7th अप्रैल का स्टॉक है। मुझे कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए सर? 7th अप्रैल का है। हमको अगर स्टॉक चाहिए एज ऑन 31st मार्च, 31st मार्च का स्टॉक चाहिए। हमारे पास तो 7 अप्रैल का है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। तो क्या करें?
सर बहुत सिंपल है, 7 अप्रैल तक का स्टॉक है। तो ये पीरियड के अंदर बेटा जी, ये पीरियड के अंदर जो भी परचेज हुआ होगा वो 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। डू यू ऑल अग्री? तो इसको क्या करोगे, माइनस करेंगे। और ये पीरियड में अगर कुछ सेल्स हुआ है, क्या हुआ है, सेल्स, तो उसको क्या करेंगे सर, उसको प्लस कर लेंगे। क्योंकि गुड्स ऑलरेडी चला गया होगा, तो गुड्स ऑलरेडी अपने माइनस किया है, बट 31 मार्च को ये स्टॉक गोडाउन में था, तो मुझे 31 मार्च को इस स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आई है? ओके। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, नेट नेट। सर नेट नेट का मतलब, हाँ अगर क्वेश्चन में परचेज में से परचेज रिटर्न का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो वो माइनस करना है, नेट परचेज लेना है। सेल्स रिटर्न का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, नेट सेल्स अपन रिकॉर्ड करेंगे। और सेल्स के ब्रैकेट में कुछ और भी लिखते थे, बताओ ना क्या, चैट बॉक्स में बोलो क्या लिखते थे। लिखते थे कॉस्ट। मुझे सेल्स का क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। मतलब सेल्स के अंदर जो जीपी है वो हटाएंगे तभी तो जाके मुझे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मिलेगा, है ना, कितने की वैल्यू का गुड्स गया वो मुझे यहाँ पे चाहिए होता है। अगर इतना समझ में आया है देन वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्या आपको यहाँ तक का सब इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया है? जल्दी से मेरे को कंफर्म करो, क्या सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया? डिड यू? सो पीपल, दिस मच बीइंग सेड वी कैन रिज्यूम विद द क्वेश्चन। ऑल सेट, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आई गेस ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना? आई होप आपने भी किया हुआ होगा, देखा हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टॉक टेकिंग ऑफ एबीसी स्टोर्स फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 was completed by 10th of April। स्टॉक टेकिंग कब हुआ, 10th अप्रैल को। सो मुझे फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है? मुझे स्टॉक चाहिए 31 मार्च का। 31 मार्च का ईयर एंडिंग 31 मार्च ही होता है, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। एंड व्हाट आई एम हैविंग इज स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल। 31 मार्च का स्टॉक चाहिए एंड व्हाट आई एम हैविंग इज स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल। क्या करेंगे पीपल, मुझे फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है? फॉरवर्ड मतलब 25 मार्च का 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ। एंड 10th अप्रैल का है एंड 31 मार्च का चाहिए, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट हुआ। तो ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, मुझे फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड? अगर बैकवर्ड है तो रूल्स मैंने अभी अभी डिस्कस किए। परचेजेस, ये पीरियड में जो परचेज हुआ होगा उसको अपन क्या करेंगे, परचेज को माइनस करना पड़ेगा और सेल्स को प्लस। लेकिन हाँ, क्या लेना है, परचेज के ब्रैकेट में भी नेट और सेल्स के ब्रैकेट में भी नेट। एंड सेल्स के ब्रैकेट में एक और चीज, सेल्स माइनस जीपी करने के बाद क्या लेना होता है, कॉस्ट लेना है। बस इतना ध्यान में रहना चाहिए, देन अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए अभी ध्यान दीजिए सब इधर। मेरे पास स्टॉक है लेकिन कौन सी डेट का है, स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल। एंड मुझे कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए पीपल, मुझे स्टॉक चाहिए कौन सी डेट का चाहिए, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। 10th अप्रैल का स्टॉक है, 10th मार्च का स्टॉक चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? तो बैकवर्ड जाना है, ये पीरियड में जो भी परचेज हुआ होगा, एक बार फिर से परचेज हुआ होगा, यस सर, उसके ब्रैकेट में नेट, सॉरी परचेज को करेंगे माइनस, सेल्स को करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन अगेन। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो कौन सी डेट का है पीपल, 10th अप्रैल का है, मुझे 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी क्वेश्चन है वैसे, अगर ध्यान से समझोगे तो मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है? चलिए
स्टॉक जो हमारे पास है, स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल, और कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए अपन को? 31 मार्च। ठीक है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, ये चाहिए। ठीक है, चलिए 10 अप्रैल का स्टॉक कितना है पीपल? 3,35,000। 3,35,000 ये स्टॉक है। मुझे चाहिए 31 मार्च का, मतलब रिवर्स जाना है। तो परचेज को क्या करूंगा पीपल? रिवर्स जा रहे हैं, ये पीरियड में जो भी परचेज हुआ होगा उसको क्या करेंगे? परचेज को अपन करेंगे माइनस, एंड सेल्स को करेंगे प्लस। परचेज के ब्रैकेट में नेट, सेल्स के ब्रैकेट में नेट, एंड सेल्स के ब्रैकेट में कुछ और भी क्या? कॉस्ट। यस पीपल, समझ में आएगा? चलिए, सो क्वेश्चन में आ जाते हैं नाउ। At cost as on completion of the date after the end of the accounting year and till the date of completion of the stock taking, sales for the next year, किसकी बात हो रही है? Sales for the next year were made rupees 13,750. Profit margin being 1/3 at cost, less trade discount and 33% on cost. Purchase की बात उसके उसके बाद हुई है। तो सेल्स हमारा हमको इंफॉर्मेशन दिया गया, 13,750 का सेल्स है। मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए कि नेट सेल्स चाहिए? सर सेल्स और नेट सेल्स में क्या फर्क बेटा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न विल गिव यू नेट सेल्स। तो परचेज का भी इंफॉर्मेशन है उसके बाद। मैं भी कुछ प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सेल्स में से अगर कुछ सेल्स रिटर्न का इंफॉर्मेशन है तो पहले उसको भी पुट अप करूंगा, नेट सेल्स फाइंड आउट करूंगा, देन उसका कॉस्ट निकालूंगा। ठीक है, चलिए यस। Profit margin being 33.33% on cost. Purchase for the next year included in the stock amounted to 18,000. Purchases for the next year. So ये next वर्ड का को यूज करता है? मतलब 31 मार्च के बाद जो परचेज हुई है उसके लिए वर्ड क्या यूज हो सकता है? नेक्स्ट ईयर, है ना? ओके, तो परचेसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर अमाउंटेड टू कितना? 18,000। 18,000 में परचेज किया एट कॉस्ट की, एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो गाइस मुझे सोच समझ के बताओ ना, परचेज कितने का हुआ? 18,000 का कि 18,000 माइनस 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट? आई होप आपको याद है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट बिल्कुल रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे मैं परचेज कितने की मानूंगा? बिल्कुल हमारा परचेज बनना चाहिए 16,200 माइनस करना है। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस। सर ये मार्कअप प्राइस का मतलब, मार्कअप मतलब प्रॉफिट, मार्कअप मतलब क्या? प्रॉफिट। मार्कअप प्राइस ऑफ ₹600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। सो सेलिंग प्राइस का बताया हुआ बेटा, 600 रुपए का सेलिंग प्राइस का मतलब 600 प्राइस, ₹600 की एमआरपी का विथ प्रॉफिट वाली वैल्यू का गुड्स क्या हुआ है? सेल्स रिटर्न हुआ। क्या हुआ? सेल्स की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ। तो क्या करना है सर? सेल्स में से माइनस करो, कितना? 600 का गुड्स। ओके, तो नेट सेल्स मिल जाएगा क्या आपको? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न विल गिव यू व्हाट? नेट सेल्स। ये नेट सेल्स मिला, नेट सेल्स तो मिल गया। अभी मेरे को क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कॉस्ट। कॉस्ट किसके लिए? क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है? हमारा प्रॉफिट कितना है? 1/3% ऑन कॉस्ट, 33.33% ऑन कॉस्ट। अच्छा, अगर ये नहीं समझता 1/3 1/4, तो आपको इजी बताता हूँ। फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट 100 है, इसके ऊपर में 33.33 का प्रॉफिट चढ़ाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है? 133 होता है। डू यू ऑल अग्री? यस यस, ये सबको समझ रहा है? सो पीपल, अगर ये सेलिंग प्राइस जो है वो है 600, वो है मेरा 13,750 माइनस 600, आई कैन से 13,150 बोल सकता हूँ मैं सेलिंग प्राइस, 13,150। तो उसका कॉस्ट कितना है? मेरे को क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13,150 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33, दैट कम्स टू 9862.7। तो मैं 9863 रख लो पीपल। कॉस्ट सिम्स टू बी 9863, ये आपका कॉस्ट है। राउंड ऑफ किया है बेटा, यस, 9863 ये आपका कॉस्ट हो गया। समझा है? ओके, उसके बाद after stock taking it was found that there were certain very old slow moving item costing 2,250 which should be taken
एट ₹1050 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। हमारे पास कुछ ऐसा आइटम है जो कोई बाई नहीं कर रहा, स्लो मूविंग आइटम है, देयर इज नो बायर टू इट। कितने का कॉस्ट का है? कॉस्टिंग 2250, लेकिन एक ही उसका इंटरेस्टेड कस्टमर है जो कितने में लेके जाएगा? 1050 में। जो चेक करो ना, 2250 का आइटम कितने में बिकेगा? 1050 में। जो लॉस हो जाएगा, कितना लॉस हो जाएगा? 1200 का। बेटा अगर मुझे वैल्यू चाहिए 31 मार्च का, तो मुझे क्वेश्चन में क्लियरली बोला है मेरे गुड्स का वैल्यू रिड्यूस हो गया है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। रिडक्शन इन वैल्यू, रिडक्शन इन वैल्यू। कितना गुड वैल्यू रिड्यूस हो गया? 1200 रुपीज से वैल्यू रिड्यूस हो गया। मेरी बैलेंस शीट में मैं स्टॉक पूरी कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिखाऊंगा। 2250 भले ही मेरा कॉस्ट है, लेकिन आई वुड बी एबल टू सेल इट एट कितना? 1050। सो 1050 में मैं उसको बेच पाएगा। सो 1200 का लॉस हो रहा है, मुझे उसको रिडक्शन इन वैल्यू दिखाना पड़ेगा। ड्यू टू हैवी फ्लड, फ्लड मतलब बारिश। बेटा ये ना पूरा प्रवचन दिया है, इन शॉर्ट गुड्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ड्यू टू हैवी फ्लड्स, बारिश की वजह से फ्लड हुआ था। सर्टेन certain goods costing 3100 were received from the supplier beyond the delivery date। सर beyond the delivery date का मतलब, बेटा वो कहते हैं ना, इंग्लिश इज जो फनी लैंग्वेज। beyond the delivery date का मतलब होता है, अगर मुझे आपको डिलीवरी आज देना है, 23 नवंबर को देना है, और अगर मुझे कुछ रिसीव 24 नवंबर को हुआ, तो उसको आई कैन से आई रिसीव द गुड्स बियॉन्ड द डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट के बाद ही मुझे गुड्स रिसीव हुआ, राइट? तो उसके बाद जो कस्टमर था वो लेने को मना कर रहा है, नहीं नहीं हमारा तो 23 नवंबर को डिलीवरी का बात हुआ था। ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन goods costing 3100 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer। as a result the customer refused, मेरे को डिलीवरी नहीं चाहिए, refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 2500। मेरे पास 3100 का जो गुड्स था, मैंने लेट रिसीव किया बिकॉज ऑफ फ्लड, तो मेरा जो बायर है वो भी रिसीव करने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है मैं 2500 में ही लेगा, तो मेरे को तो लॉस हो गया। यस पीपल, समझ में आ रहा है? लॉस ड्यू टू रिडक्शन इन वैल्यू, या तो लॉस ड्यू टू फ्लड बोलो तो भी चलेगा। कितना? 600 का। सबको समझा है बेटा जी? 3100 का आइटम है, 2500 में बिकेगा, 600 का लॉस हो गया। इन शॉर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस हो गया। फटाफट बता दो कितना आना चाहिए। 3,35,000 का गुड्स था, 16,200 माइनस किया। सर परचेज रिटर्न का तो आपने माइनस नहीं किया, क्वेश्चन में नहीं दिया ना परचेज रिटर्न। बेटा नहीं दिया तो कहां से करे? सेल्स रिटर्न दिया था तो उसको अपन ने इम्पैक्ट दिया, अगर दिया होता तो माइनस करता मैं। ठीक है ना, परचेज में से माइनस करते बिल्कुल। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ रहा है 3,26,863। 3,26,863 दिस इज वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। समझेगा? डिड यू ऑल गेट दिस? जल्दी से मेरे को कंफर्म करो। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। एक बार चेक कर लेते हैं अपना आंसर। आईसीआई के आरटीपी के साथ 3,26,862 लिखा है उन्होंने। 1 रुपया उनका कम आ रहा है बिकॉज यहाँ पे उन्होंने राउंड ऑफ करने में 2 लिया है, अपन ने 3 लिया। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट इज बिल्कुल ओके है, चलता है, और ये वेरी मच वैलिड है। ये उन्होंने क्लैरिफाई भी किया, इसलिए अपन ने वर्किंग नोट बना दिया। अपन ने, हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी बनाया, आप इसको भी अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। ये वर्किंग नोट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस वर्किंग नोट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, 9863 कैसे आया समझ में आएगा? यू कैन कंसिडर दिस टू बी वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए people, that's it for question number 6 as of now. See you soon with the next question, question number 7. Thank you so much. Tata, bye bye, see you. Out.